गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ वेदांग उपाध्याय और बायोकेमिस्ट्री की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन के बारे में। तो यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो प्रोटीन है उसके क्वेश्चन न्यूट्रिशन में भी आते हैं और बायोकेमिस्ट्री में भी आते हैं। तो हम प्रोटीन को कुछ इस तरह से ही पढ़ेंगे कि वो न्यूट्रिशन के भी क्वेश्चन को कवर करेगा और बायोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन को कवर करेगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन होते क्या है भाई? तो देखो, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन। द वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। मतलब कि प्रोटीन किससे ड्राइव हुआ है? प्रोटियोस वर्ड से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ठीक है। प्रोटीन आर मोस्ट अबिडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। मतलब प्रोटीन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है लिविंग सिस्टम में। ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो इसका मतलब क्या हो गया? बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो गए प्रोटीन के लिए? अमीनो एसिड, वो भी कौन से? अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है। अब ये तो इसका इंट्रोडक्शन रहा। एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, मतलब कि जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल या फिर एटम्स मिलते हैं उसके अंदर। प्रोटीन प्रोडोमिनेंटली मेड अप ऑफ 5 मेजर एलिमेंट्स। कौन कौन से? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। इनके कंटेंट भी लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन होता है 50 to 55%, ऑक्सीजन उसके बाद होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। यदि आप इनकी जो ये परसेंटेज है ये याद भी ना रखें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इतना याद रख लीजिएगा कि इसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर होता है। और यदि आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि कार्बन और उसके आगे मैक्सिमम, कि ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी परसेंटेज आप स्किप कर सकते हैं। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के ये पॉलीमर होते हैं। और ओके, ये बॉइलिंग ब्लॉक नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ओके, ठीक है। तो प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और कौन से अमीनो एसिड? अल्फा अमीनो एसिड। तो ये तो हमने बात की इंट्रोडक्शन के बारे में। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि भाई ये सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपसे पूछ लेगा 5 नंबर में, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जरूर लिखेंगे कि जो प्रोटीन वर्ड है वो प्रोटियो से लिया गया है, जिसका मतलब है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ये अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है और इसका एलिमेंटल कंपोजिशन कुछ इस तरह का होता है। ये आप लिख देंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है। प्रोटीन can be divided into 4 levels of organization on a basis of spatial arrangement of polypeptide chain। पॉलीपेप्टाइड चेन के स्पाटियल अरेंजमेंट के बेसिस पे ये 4 टाइप का होता है। मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो 4 टाइप के, किसके बेसिस पे? स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पे। ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या है कि देखो, पहले मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, और चेन मतलब जब वो चेन बना लेते हैं। यानी कि एक प्रोटीन जो बनता है उसमें अमीनो एसिड जो होते हैं, मतलब प्रोटीन में बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमीनो एसिड्स है। और जो अमीनो एसिड है वो दूसरे अमीनो एसिड से किससे कनेक्ट होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। इसीलिए वो क्या बना लेते हैं? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। और उसी के अरेंजमेंट के बेसिस पे कि वो किस तरह से अरेंज है, लीनियर फॉर्मेट में, हेलिक्स फॉर्मेट में, प्लीटेड शीट में, या फिर एक तरीके से ऐसे गुच्छा बने हुए हैं। ठीक है। तो उस बेसिस पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को 4 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। आइए हम इसको आगे जानते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फॉर्मिंग बैकबोन ऑफ प्रोटीन। ये क्या होते हैं? लीनियर सीक्वेंस, मतलब सीधी सीधी स्ट्रक्चर होती है, किसकी? अमीनो एसिड्स की होगी। ठीक है। और फॉर्मिंग बैकबोन ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन की बैकबोन को बनाती है। अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। किससे बने होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से बने हुए होते हैं। अब लीनियर स्ट्रक्चर है तो क्या होगा भाई? एक जगह होगा एन टर्मिनल और दूसरी जगह होगा सी टर्मिनल। ठीक है। ये नोमेनक्लेचर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पे COOH लास्ट में लिखा हो, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल। और जहां पे NH2 लिखा हुआ हो, यानी अमीन्स ग्रुप लगा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ग्रोथ हार्मोन। तो हम बोल सकते हैं जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को फॉलो करता है या उस तरह से बना हुआ रहता है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में कि ये क्या होती है। when peptide chain may acquired spiral shape or may be present in zigzag manner। क्या बोल रहा है ये कि भाई या तो स्पाइरल बन जाए या फिर जिगजैग पैटर्न में वो अरेंज हो जाए। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एंड हेलिक्स आर स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब क्या है भाई? जैसा कि हमने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये जो बनी है, अब इसमें क्या है? इसमें कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होगी। तो इसको कुछ अच्छे से देख लेते हैं एक तरीके से। एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए,
अब हमने क्या किया, हमने बना दिया एक स्ट्रक्चर कि ये अमीनो एसिड है, 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 ये अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड है। मतलब इतने सारे अमीनो एसिड आ गए। अब इनके बीच में जो ये बॉन्ड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारा बॉन्ड क्या है, ये सारा ये है बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हमने क्या बता दिया कि ये बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये अमीनो एसिड के बीच में बना हुआ है। लेकिन इसको स्टेबलाइज, जो अब हेलिक्स है, ये तो सीधा भी हो सकता है। यदि ये सीधा हो गया तो लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए इस तरह से और बॉन्ड लगे हुए होते हैं। तो ये जो पर्पल कलर का है या पिंक कलर का है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है कि हेलिक्स इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिक्स को कौन स्टेबलाइज करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके स्टेबलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि इसको स्टेबल नहीं किया तो ये तो सीधा निकल जाएगा, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब ये रही कुछ उसके एग्जाम्पल या डायग्राम कि अल्फा हेलिक्स होता है तो वो कुछ इस तरह का होगा, जो कि इसकी स्पाइरल फॉर्म है। और बीटा प्लेटेड शीट है वो कुछ इस तरह की होगी। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है? स्टेबलाइज है। ये भी देख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है इसका जिगजैग पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, इसके आगे और लिखा हुआ है कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट टू फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है उसकी दो फॉर्मेट होते हैं, एक तो होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स इज अ मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, एक तरीके से बोल सकते हैं। बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स में से हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अल्फा हेलिक्स पाया जाएगा। उसमें भी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मतलब ये, और लेफ्ट हैंडेड क्या होता है? ये। ठीक है, मतलब एक तो ई, जैसे अपन ई बनाते हैं, और एक होता है थ्री। तो थ्री वाला है वो कम है और ई वाला ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि आप हाँ इतना याद रख लीजिए कि जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है वो ज़्यादा कॉमन होता है। अब क्या क्या होते हैं इसके एग्जांपल? तो अल्फा केराटिन प्रोटीन ये अल्फा हेलिक्स को फॉलो करता है, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। और जो फाइब्रोनिन है ये बीटा प्लेटेड शीट को फॉलो करता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा या जिगजैग पैटर्न में होगा। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। वूल लाइक स्ट्रक्चर यानी इस तरह का, जैसे है ना ऊन का जब हम गुच्छा बनाते हैं तो कुछ इसी तरह की बॉल बन जाती है ना, तो वो कि वूल लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस स्ट्रक्चर इज ओवरऑल फोल्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जब पूरी वो फोल्ड हो जाती है, एक बॉल की तरह हो जाती है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज बायोलॉजिकली एक्टिव। ये क्वेश्चन भी है, हो सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज बायोलॉजिकली एक्टिव। तो वो है कौन सी स्ट्रक्चर? टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्टेबलाइज कर रहा था, जिससे कि उसको लीनियर स्ट्रक्चर बनने से रोक रहा था। क्यों? क्योंकि वो हेलिक्स की फॉर्म में थी, तो उसमें तो एक ही बॉन्ड काफी था। लेकिन यहाँ ये एक बॉल की फॉर्म है, तो हर जगह से अपन को क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा या उसको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चार फोर्स या चार बॉन्ड इसमें इसको स्टेबलाइज करने के लिए, यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बताती है या एंश्योर करती है। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है टर्शियरी स्ट्रक्चर वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी 4 डिग्री स्ट्रक्चर क्या है। सम ऑफ प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर रेफर्स एट सब यूनिट, जो कि सब यूनिट की तरह होती है। मतलब जिनमें भाई अल्फा फॉर्मेट भी हो और बीटा शीट भी हो। मतलब जो सेकंड डिग्री वाला हमने देखा था, जैसे ये है अल्फा स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्फा हेलिक्स, और ये है बीटा प्लेटेड। यदि ये दोनों ही एक प्रोटीन के अंदर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये होता है एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन। यदि आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो आप पहले प्रोटीन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे आप कि भाई ये रहा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती क्या है, किस बेसिस पर उसको क्लासिफाई किया है, किस बेसिस पे क्या है, स्पार्टियल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, और फिर आप इन चारों के नाम लिख देंगे और इनको थोड़ा डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, के क्लासिफाई द प्रोटीन। अब किसी भी बेसिस पे पूछ सकता है वो, जैसे यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसने पूछ लिया ऑन अ बेसिस ऑफ फंक्शन, और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो पूछे ऑन अ बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इस बेसिस पे वो पूछ सकता है, यानी इसके जो क्राइटेरिया है जो पूछने का,
कि किस बेसिस पे या किस क्राइटेरिया पे उसको क्लासीफाई किया है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड सॉल्यूबिलिटी। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 15 नंबर का क्वेश्चन दे दे डायरेक्टली। ठीक है, मतलब बड़ा क्वेश्चन आ सकता है एक 15 नंबर का, उसमें आपको पूछ लेगा डिफाइन प्रोटीन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आप कोई सा लिखो ना लिखो, बट सेकंड वाला जरूर लिखना है। ठीक है, तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है प्रोटीन के। सबसे पहला है ऑन अ बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पे क्या है भाई, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसका एग्जांपल है केराटिनिन एंड कोलाजन। कैटालाइटिक या एंजाइमेटिक प्रोटीन, जिसका एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज और पेप्सिन। फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, सीरम, एल्बुमिन। एल्बुमिन किसका करता है, वाटर का, ये इसमें ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, हार्मोनल प्रोटीन, इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, जिसमें से ग्रोथ हार्मोन कौन सी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को, यानी लीनियर स्ट्रक्चर को। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया। ठीक है, जब हम 12th क्लास में या 11th क्लास में जब हमने पढ़ा था कि किस तरह से मसल मूवमेंट होता है ना, किस तरह से मसल रिलैक्स होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसमें कौन कौन से प्रोटीन आए थे, एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, तो ये हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ये हो गया फंक्शन के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे केमिकल नेचर के बेसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन भी है इसका। ठीक है, तो देखो प्रोटीन को 3 पार्टों में क्लासिफाई कर दिया, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन को 2 सब क्लासेस में और डिवाइड किया है, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, जिसको हम स्क्लेरोप्रोटीन भी बोलते हैं। ग्लोबुलर के एग्जांपल कौन से हो गए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन्स, प्रोलामाइन, लैक्टिन्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। फाइब्रस प्रोटीन या जिसको हम स्क्लेरोप्रोटीन भी बोलते हैं, उसके एग्जांपल क्या है, कोलाजन, इलास्टिन और केराटिनिन। ठीक है, कोलाजन कौन सा है, कोलाजन एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन फाउंड मैक्सिमम इन एनिमल वर्ल्ड, तो उसका एग्जांपल है कोलाजन प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल है न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ये सब इसके एग्जांपल है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के। ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं भाई, तो उसके एग्जांपल क्या क्या है, देखो उसको 2 क्लासों में सब डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कोगुलेटेड प्रोटीन्स और मेटाप्रोटीन्स। ठीक है, कोगुलेटेड प्रोटीन और मेटाप्रोटीन। सेकेंडरी में देखा जाए तो प्रोटियोज, पेप्टोन, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड, ये इसके क्लासिफिकेशन हो गए। तो जो सेकंड वाला है, यानी ऑन अ बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर और सॉल्युबिलिटी, ये सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अब सिंपल प्रोटीन में क्या है, तो ये केवल और केवल अमीनो एसिड के रेसिड्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड के रेसिड्यू से बनने वाले प्रोटीन कौन से हैं, सिंपल प्रोटीन, है ना। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं कि भाई ऐसे प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड भी हो और साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट या नॉन प्रोटीन मोइटी भी हो, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप या कॉन्जुगेटेड ग्रुप भी बोलते हैं। यानी अमीनो एसिड के साथ में नॉन प्रोटीनिक ग्रुप जब जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप बोलते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं तो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कंजुगेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन के बारे में। ये क्या होते हैं, दीज आर डीनेचर्ड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यानी कि जब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, जब वो हो जाता है तो ड्राइव्ड प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन अ बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अब एक क्लासिफिकेशन और बच रहा है ऑन अ बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंड बाय कंपोजिशन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, मतलब कि भाई एक जो प्रोटीन है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला है, मतलब उसमें उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कितनी है, ये हम बता सकते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। जितने ज़्यादा उसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे वो उतना ज़्यादा हमारे लिए न्यूट्रिशियस होगा, और जितने कम होंगे उतना कम न्यूट्रिशियस होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखें, इसको भी सब क्लास में डिवाइड किया है, 3 पार्टों में, 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कंप्लीट प्रोटीन। इसमें क्या होता है, सभी 10 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, मतलब सारे 10 अमीनो एसिड होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था वीआईपी ऑल में टीटी, वैलिन, आइसोल्यूसिन, वीआईपी, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन और थ्रीनिन। ये जो 10 अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, वो सभी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। जिसका एग्जांपल है एग, एल्बुमिन, मिल्क, कैसीन। ठीक है, पार्शियल और इनकम्प्लीट प्रोटीन की बात करें तो पार्शियल इनकम्प्लीट प्रोटीन, इसकी बात करें तो दीज प्रोटीन पार्शियली लैक 1 और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड बट कैन प्रमोट ग्रोथ। मतलब कि इसमें एक या आधा, मतलब बोल सकते हैं हाफ ऑफ 1 अमीनो एसिड एब्सेंट होता है। मतलब एक जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, जैसे वैलिन है, ठीक है, तो जो वैलिन है उसका आधा पार्ट मिस होगा, या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई वैलिन का कुछ पार्ट प्रेजेंट हो, मतलब पूरे के पूरे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर नहीं होते, उसका कुछ पार्ट मिसिंग होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल इनकम्प्लीट प्रोटीन। लेकिन जो ये प्रोटीन है वो क्या है,
ग्रोथ को अच्छे से प्रमोट कर सकता है, जैसे कि व्हीट प्रोटीन हो गया, राइस प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब तीसरा आता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन कंप्लीटली लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड, हेंस दे डू नॉट प्रमोट ग्रोथ। मतलब ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है, इनमें से कोई एक या उससे ज़्यादा पूरा ही एब्सेंट हो। पार्शियल इनकम्प्लीट में क्या था, कुछ पार्ट मिसिंग था। इसमें क्या है, कंप्लीटली मिसिंग है। जैसे वैलिन है तो वो पूरा ही मिसिंग है, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट प्रोटीन। लेकिन यदि वैलिन का कुछ पार्ट मिसिंग है तो उसको हम बोलेंगे पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया क्लासिफिकेशन के बारे में। जो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है वो है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा डिफाइन फंक्शन ऑफ प्रोटीन। 5 नंबर में आ गया तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली फंक्शन लिखोगे क्या? नहीं, पहले आप प्रोटीन का इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद उसके फंक्शंस पे आओगे। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं, तो प्रोटीन परफॉर्म अ ग्रेट वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड एसेंशियल फंक्शन इन लिविंग सिस्टम। ठीक है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, एक होता है स्टैटिक फंक्शन और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक को हम स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। ठीक है, डायनेमिक मतलब क्या वैरायटी हो सकती है उस प्रोटीन की फंक्शन करने की। ठीक है, स्टैटिक या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉडी, मतलब जो बॉडी को बैलेंस या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाए। जैसे कोलाजन प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन है एंड अल्फा केराटिन है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जो फंक्शन है प्रोटीन के, उसके एग्जाम्पल्स हैं। डायनेमिक क्या हो गया, डायनेमिक मतलब कि भाई वो किस तरह से काम कर रहा है, एंजाइम की तरह काम कर रहा है, हार्मोन की तरह काम कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एंजाइम है वो भी प्रोटीन होते हैं, हार्मोन, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ये सभी प्रोटीन होते हैं और इन सभी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसको हम बोलेंगे डायनेमिक फंक्शन। प्रोटीन परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन आर अप्रोप्रिएटली रिगार्डेड एज वर्किंग हॉर्स ऑफ सेल। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं जो प्रोटीन होते हैं वो वर्किंग हॉर्स होते हैं सेल के लिए। ठीक है, क्या क्या फंक्शन करते हैं, तो भाई ये देखो, ये रहा बैलेंस फ्लूइड, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, कॉज बायोकेमिकल रिएक्शन, एक्ट एज अ मैसेंजर, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, इम्यून सिस्टम में प्रॉपर करते हैं या फिर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। तो ये सारे इसके डायनेमिक फंक्शन हो गए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के, मतलब प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए यदि क्वेश्चन आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तो ये 5 मार्क्स का ही आएगा पहली बात। तो इसमें आपको प्रोटीन का इंट्रोडक्शन भी लिखना है कि ये ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, इसका मतलब प्रोटियोज होता है, जिसका मीन्स क्या होता है, होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ये अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। ये आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन के बारे में मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको आना है डीनेचुरेशन के बारे में कि वो क्या होता है। तो देखो नाम से पता लग रहा है भाई, डीनेचुरेशन मतलब कि जो नेचुरल फॉर्म है उससे कुछ अलग करना, यानी डीनेचर मतलब कि उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देना। डी मतलब डिस्टर्ब, एंड मतलब सॉरी नेचुरेशन मतलब उसकी जो नेचुरल फॉर्म है या फिर जो नेचुरल शेप है उससे थोड़ा सा क्या कर देना, उसको डिस्टर्ब कर देना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। डीनेचुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोटीन लूजेस इट्स नेटिव शेप, नेटिव यानी नॉर्मल या नेचुरल शेप को क्या कर देता है, वो लूज कर देता है ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ केमिकल बॉन्ड और इंट्रैक्शन बाय विच इट बिकम बायोलॉजिकली इनएक्टिव। ठीक है, मतलब कि डीनेचुरेशन क्या हो गया भाई, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म से बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म को बनाना, वही हो गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और हमने पढ़ा था कौन सी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, तो 3 डिग्री या फिर 3D स्ट्रक्चर, जिसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मेनली किसका होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर का होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोटीन है वो अपनी नेटिव शेप से क्या हो जाएगा, वो अपनी नेटिव शेप को लूज कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसका जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल इंटरेक्शन जैसे कौन कौन से होते हैं, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, वो सब क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जिसकी वजह से वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अ लॉस इन 3D स्ट्रक्चर सफिशिएंट टू कॉज लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब कि देखो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी हमारे बॉडी के फंक्शन में। ठीक है, और यदि वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो गई तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के फंक्शन अल्टर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड सेम चीज होती है जब हमारे बुखार मतलब जो फीवर आता है, जब हमारे फीवर आता है तो डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि भाई अब ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए फीवर। ठीक है, जैसे मान लो 102 हो गया, ठीक है, तो अब डॉक्टर बोलता है कि यार इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि दिक्कत दे सकता है। क्या दिक्कत दे सकता है भाई, हमारी बॉडी है ना एंजाइम, प्रोटीन, इन सब से मिलकर बनी है और वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि ज्यादा उसने टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का या ज्यादा हीट मिल गई बॉडी को, तो क्या होगा, एक एक करके प्रोटीन का डीनेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ तो हार्मोन, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, एंजाइम्स, ये कुछ काम नहीं करेंगे। और ये कुछ काम नहीं करेंगे तो हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेल डिफाइंड फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन टू अनफोल्डेड स्टेट अंडर नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोटीन डीनेचुरेशन। मतलब प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या हो गया भाई? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होना, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। ठीक है, किस चीज का? एक वेल डिफाइंड फोल्डेड स्ट्रक्चर, मान लिया ये 3D स्ट्रक्चर और ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका अनफोल्ड हो जाना, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये अनफोल्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो ये फोल्ड स्ट्रक्चर थी ये बनी कब थी? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, और जब ये अनफोल्ड हुई यानी इसका डीनेचुरेशन हुआ तो ये होगा कब? नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन एग्जांपल क्या है? फीवर। ठीक है, तो फीवर की कंडीशन में जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, जो वेल फोल्डेड स्ट्रक्चर थी, उसका अनफोल्ड हो जाना, उसी को ही हम प्रोटीन डीनेचुरेशन बोलते हैं या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मतलब कन्वर्ट होना। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव एजेंट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब कि कई सारे ऐसे एजेंट होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है, जैसे चेंज इन पीएच, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डिटर्जेंट, सर्टेन रिएजेंट और हीट। हीट का एग्जांपल क्या है? फीवर। जैसे बहुत ज्यादा फीवर आ गया, ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो सकता है। व्हेन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर, प्रोटीन लूजेज इज फंक्शन। मतलब जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा तो प्रोटीन की जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म से वो क्या कर रहा है? बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ही तो हमारे अंदर काम कर रही है। एंजाइम है, जो हार्मोन्स है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ये सब बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, तभी ये काम कर पा रहे हैं। लेकिन यदि इनका डीनेचुरेशन हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म में, और वो काम नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी बॉडी में क्या होगा? एक तरीके से इनइक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। अब बिकॉज एंजाइम आर जनरली मेड अप ऑफ प्रोटीन, दे सीज और स्टॉप फंक्शन। ठीक है, वो अपने फंक्शन को रोक देंगे। डीनेचर्ड एंटीबॉडी कैन नॉट बाइंड टू एंटीजन। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती थी वो कब होती थी? जब जो एंटीबॉडी किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वो कब होती थी? जब एंटीबॉडी एक अपनी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में थी। ठीक है, जब वो डीनेचर हो जाएगी, यानी कि उसका जो वाई शेप का जो स्ट्रक्चर है वो मान लो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो वो चिपक ही नहीं पाएगी एंटीजन से। ठीक है, जो उसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट है उस जगह पे जो एंटीजन आ ही नहीं पाएगा, और आ ही नहीं पाएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी डाउन पे चला जाएगा। डीनेचर्ड मिल्क प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये इसके 3 एग्जाम्पल भी हमने कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ये डायग्राम बोल लो या कुछ भी बोल लो इसको। ठीक है, ये आपको जरूर बना के आना है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में। ये क्या है? इसके नीचे लिख लीजिएगा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर या वेल फोल्डेड स्ट्रक्चर, और इसको क्या इसके नीचे हम लिख सकते हैं? अनफोल्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वेल फोल्डेड स्ट्रक्चर से अनफोल्डेड स्ट्रक्चर में कब जाएगा? जब डीनेचुरेशन होगा। इसका मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर जाएगा। और जो क्या ना बोल सकते हैं इसको? अनफोल्डेड स्ट्रक्चर है, उससे वेल फोल्डेड स्ट्रक्चर या वेल डिफाइंड फोल्डेड स्ट्रक्चर में जाना रीनेचुरेशन कहलाता है, यानी रीगेन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये आपको जरूर बना के आना है। ठीक है, ये हमने बात की अभी डीनेचुरेशन के बारे में थोड़ी बहुत। अब डीनेचुरेशन यदि हो गया तो क्या क्या हो सकता है? अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है भाई, ये तो हो गई। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा। प्रेसिपिटेशन मतलब जैसे ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने मिट्टी डाल, मान लो इतना पानी भरा हुआ है और मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी क्या नीचे जाके चिपक जाएगी, यानी कुछ काम ही नहीं कर रही, वो घुल ही नहीं रही, बस बैठ गई। ठीक है, तो घुल नहीं रही मतलब सॉल्युबिलिटी कम है उसकी, और नीचे जाके बैठ गई मतलब प्रेसिपिटेट बना लिया। सेम प्रोटीन के साथ होगा। यदि डीनेचुरेशन हो जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी हमारी बॉडी में, और उसका प्रेसिपिटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज कैसे हो जाएगी? डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब कि भाई हमारी बॉडी हमें ही खाना स्टार्ट कर देगी। ओके, लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये 2 तो हमको पहले से पता थे और ये 3 हमें नए पता लग गए। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या पता लगा कि भाई डीनेचुरेशन क्या होता है, यदि डीनेचुरेशन हो गया तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, मतलब अनफोल्डिंग हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन बन जाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन भाई डीनेचुरेशन होगा कैसे? ठीक है, उसकी प्रोसेस तो बताओ, यानी उसका मैकेनिज्म तो बताओ। तो वो आ गया ये। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन। अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन अकर एट बोथ एक्सट्रीमिटीज। मतलब कि देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी थोड़े दिन पहले, जब पीएच हम पढ़ रहे थे तो ये रहा पीएच स्केल। एक एक्सट्रीमिटी जहां पे 0 थी पीएच, एक एक्सट्रीमिटी जहां पे 14 थी पीएच, और दोनों के ऊपर मैंने लिख रखा था डेथ। मतलब या तो हम बिल्कुल एक्सट्रीमिटी चाहे लेफ्ट में चल जाए या राइट में चल जाए, मतलब कि 0 पीएच पे पहुंच जाए या 14 पीएच पे पहुंच जाए,
दोनों ही हमारे लिए डेथ वाली कंडीशन होती है। मतलब कि और इसको यदि हम टेम्परेचर के बेसिस में बात करें तो भाई एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर यानी माइनस में पहुंच गया तो भी हमारी डेथ हो जाएगी, और एक्सट्रीम पॉजिटिव यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच गया तो भी हमारी डेथ हो जाएगी। तो भाई यदि हमारी ही डेथ हो रही है तो हमारे बॉडी के अंदर के जो भी मटेरियल्स हैं या प्रोटीन है उनका क्या होगा, है ना, वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन अकर एट बोथ एक्सट्रीमिटीज, मतलब दोनों एक्सट्रीमिटीज पे होता है, बोथ एक्सट्रीम टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे भी होगा और लोअर टेम्परेचर पे भी होगा। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन होता है, उसको हम हीट डीनेचुरेशन बोलते हैं, और जो लोअर टेम्परेचर पे होता है उसको हम कोल्ड डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, इन अबव बोथ केसेस देयर इज अ ब्रेकेज ऑफ एच बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, बट देयर इज नो ब्रेकेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि डीनेचुरेशन क्या कर सकता है, 3 डिग्री से 1 डिग्री में ले आएगा, 2 डिग्री से 1 डिग्री में ले आएगा, 4 डिग्री से 1 डिग्री में ले आएगा, लेकिन 1 डिग्री का ये कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि यदि प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट है, उसका डीनेचुरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि भाई 1 डिग्री से कहाँ लेके आओगे आप, 0 डिग्री पे होती नहीं है ऐसी तो। ठीक है, तो मतलब डीनेचुरेशन का जो प्रोडक्ट है कि कहाँ ला सकता है हमारी बॉडी में वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर को प्राइमरी में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंडरी को भी कर देगा और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को भी कर देगा, और मेनली किसको करता है, टर्शरी स्ट्रक्चर को करता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इन सब को तोड़ के आ जाता है किस पे, प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि डीनेचुरेशन करते हैं, आइए जान लेते हैं। फैक्टर देखो 3 टाइप के फैक्टर होते हैं, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हो गए, हीट हो गए, यूवी रेज हो गए, आयनाइजिंग रेडिएशन हो गई। केमिकल फैक्टर कौन कौन से हो गए, एसिड हो गए, एल्कली हो गई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए, मेटल आयंस हो गए। ठीक है, मैकेनिकल फैक्टर कौन कौन से हो गए, विग्रस शेकिंग हो गई, ग्राइंडिंग हो गई, ये सारे फैक्टर हो गए। तो 3 फैक्टर है, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल, इन तीनों की वजह से प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन मिल्क, पनीर और बॉइल्ड एग, ये 3 एग्जाम्पल है किसके, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, इस वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में बात की कि भाई प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और लास्ट में हमने बात की प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड आपको यदि ये नोट्स अच्छे लगे तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उससे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।